एपिसोड 2 की अब शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग को 6 साल पहले की कहानी बताई जाती है, जहाँ पर क्राई हम लोग को बता रहा होता है कि जो एक्सप्लोरेशन एसोसिएशन है वो ट्रेजर हंटर्स का हेडक्वार्टर है। वो लोग अब यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए आए हुए हैं। अंदर जाने से पहले ही क्राई कहता है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर ये लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हम तो अभी तक अंदर भी नहीं गए हैं, और वैसे भी तुम्हें कहा था कि हम लोग को कैपिटल में जाने का एम करना चाहिए। तो क्राई अब उनसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत बार बोल चुका हूँ, मेरी वजह से तुम लोग काफी पीछे हो जाओगे, मुझे घर चले जाना चाहिए। जो सुनकर वो लड़का कहता है कि तुम तो काफी ओवर थिंक करते हो, मैं खोलता हूँ इस डोर को। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा लात मार के दरवाजे को खोल देता है और वो कहता है कि यहाँ पर सबसे बेस्ट तलवारबाज कौन है? मेरा नाम है ल्यूक साइकोर और मैं दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन हूँ। ये सुनकर वो लड़की उसके पास आती है और कहती है कि मुझे पहले अंदर जाना था। तो ल्यूक अब उसे कहता है कि जो पहले आता है वही नाम बनाता है। जो सुनकर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम लिस स्मार्ट है और मैं दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट थीफ हूँ। आज हम लोग यहाँ पर ट्रेजर हंटर्स के तौर पर रजिस्टर करने आए हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ल्यूक अब ऐसे ही लोगों को कह रहा होता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग वो लोग होते हैं जो वेपन पर भरोसा नहीं करते हैं। ये बात हमें हमारे लीडर क्राई ने बताई है, इसलिए मैं इस लकड़ी की तलवार को यूज करता हूँ। ये सारी बातें सुनकर क्राई को शर्म आने लगती है और अब वो मन में ल्यूक से कहते हैं चुप हो जाओ नहीं तो मैं उल्टी कर दूंगा। क्राई अब रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं कि क्या हमारे अलावा भी और कुछ पागल लोग आते हैं यहाँ पर? तो वो कहती है हाँ, और अब वो उसे कहती है कि अपनी पार्टी का नाम और क्रैश रजिस्टर कर दो। जो सुनकर क्राई अब कहता है कि मैंने तो पार्टी का नाम सोचा ही नहीं। तो वो लेडी अब उसे बताती है कि तुम्हारी पार्टी का नाम और क्रैश तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा, इसे सोच समझ के एक नाम चुनना। वहीं क्राई अब देखता है कि उसके सभी साथी अब उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं एक अच्छा सा नाम चुनने के लिए। वहीं क्राई अब जानबूझ के गंदा सा नाम डिसाइड करने की कोशिश करता है, जिससे कि उन लोगों को समझ आता है कि क्राई को उन लोगों को लीडर नहीं बनाना चाहिए था। क्राई अब कहता है कि मैं ऐसा नाम सोचूंगा जिससे लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि हम लोग ताकतवर हैं। क्राई अब क्रैश बना देता है और अब उनकी पार्टी का नाम ग्रीविंग सोल्स रख देता है। वो क्रैश में एक स्कल बना देता है, जो देखने के बाद सभी लोग अब कहने लगते हैं कि ये तो काफी ज्यादा बुरा डिसीजन है। ये कैसे बकवास सा नाम हुआ और क्रैश हुआ, क्योंकि हम लोग तो हीरोज की पार्टी है ना, ऐसा नाम तो बेकार रहेगा। जो सुनकर क्राई कहता है कि अगर हम लोग इस नाम को यूज नहीं करेंगे तो मैं मोटिवेटेड नहीं रहूंगा। लगता है कि मैं तुम्हारे लीडर होने के तौर पर फेल हो गया हूँ, मुझे लगता है तुम्हारी पार्टी को लीव करना पड़ेगा। सुनकर सभी घबरा जाते हैं और अब उसे कहते हैं कि ये तो काफी अच्छा नाम है, हम लोग यही नाम रखेंगे। जिसके बाद अब क्राई सबमिट कर देता है इसी नाम को और इसी तरीके से उन लोगों का नाम पड़ गया है ग्रीविंग सोल्स। जिसके बाद हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्राई टीनो के साथ ग्रेग और बाकी सभी लोग के पास आया है। ग्रेग अब क्राई से कहने लगता है कि मुझे कल विश्वास नहीं हो रहा था, पर क्या तुम सही में स्टेप्स के क्लैन मास्टर हो? तो वो कहते हैं हाँ। जो सुनकर ग्रेग कहते हैं कि इसका मतलब तुम 1000 ट्रिक्स हो। जो सुनकर गिलबर्ट भी हैरान हो जाता है और कहते हैं क्या तुम 1000 ट्रिक्स हो, और वो भी लेवल 8 पर। जो सुनकर टीनो से कहती है हाँ, अब तुम्हें पता चला ना कि मेरे मास्टर कितने ग्रेट हैं, अब उनके सामने घुटनों पर आ जाओ। ये सुनकर क्राई अब उसे कहता है कि ऐसा मत कहो। वहीं क्राई अब कह रहा होता है कि 1000 ट्रिक्स मेरा एक सेकंड नाम है जो कि मुझे ग्रीवर्स के लीडर के तौर पर दिया गया है, क्योंकि जो हंटर्स काफी ज्यादा अच्छा एक स्टेटस अचीव कर लेते हैं तो उन लोग को एसोसिएशन के द्वारा एक स्पेशल नाम दिया जाता है और उन लोग को सेलिब्रिटीज की तरह ट्रीट किया जाता है। एक हंटर के लिए इस तरीके से स्पेशल नाम मिलना एक काफी बड़ी बात होती है। तभी गिलबर्ट क्राई से कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम भी 1000 ट्रिक्स हो जो कि कैपिटल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। देखकर लगता है कि तुमने कभी भी ट्रेनिंग नहीं करी है, चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर टीनो से कहती है कि तुम बेवकूफ हो, तुम मास्टर की असली ताकत रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हो। ये सुनकर क्राई टीनो को शांत होने के लिए कहता है। तो टीनो अब उसे कहती है कि मैं गिलबर्ट के साथ काम नहीं कर सकती हूँ, जो इस तरीके से बातें करते हैं वो काफी बेकार होते हैं। ये सुनकर क्राई मन में कहता है कि तुम परफेक्टली मुझे डिस्क्राइब कर रही हो, वैसे किसने कहा कि मैं कैपिटल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ? तभी उसे याद आता है कि ये बात तो लिस और ल्यूक ने फैलाई है कि क्राई सबसे ताकतवर है। क्राई अब उन लोगों से कहता है कि तुम लोग को डिटेल पता चल गई होगी, तो क्या तुम लोग काम करोगे? क्या तुम तीनों टीनों की मदद करोगे इस जॉब को पूरा करने में? तो गिलबर्ट अब उसे कहता है बिल्कुल भी नहीं, आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? ये सुनकर ग्रेग अब गिलबर्ट से कहता है शांत हो जाओ, तुम्हें पता भी है तुम किससे लड़ रहे हो। क्राई का लेवल 8 है, वहीं पर गिलबर्ट को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि क्राई ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी का लीडर है। वो कहता है कि भले ये लेवल 8 पर हो पर मैं लेवल 4 पर हूँ। ये सुनकर क्राई अब गिलबर्ट से कहते हैं ठीक है, तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं है। वो अब ग्रेग से कहते हैं तुम तो मदद करोगे ना? तो वो कहते हैं ठीक है। जो सुनकर क्राई अब रूडा से कहता है कि क्या तुम काम करोगी, क्योंकि तुम पहले से व्हाइट वुल्फ डेन में जाना चाहती थी तो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। ये सुनकर वो थोड़ी सी नर्वस होती है। वहीं एक बार अब गिलबर्ट कहते हैं तुमने क्या कहा, तुम मुझे आउट कर रहे हो? तो क्राई कहते हैं हाँ, और अब वो टीनो से कहते हैं कि अगर तुम्हें और मदद की जरूरत हो तो क्लैन में से किसी को भी ले लेना। जो सुनकर टीनो प्यार से उसे कहती है कि मास्टर क्या आप हमारे साथ आ सकते हो, जिस पर क्राई मना कर देता है। जो सुनकर वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। इसके बाद क्राई अब ग्रेग और रूडा से कहते हैं ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, तीनों की मदद करना। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अब अचानक से गिलबर्ट क्राई को चैलेंज दे देता है। वो अब अपनी तलवार बाहर निकालकर क्राई के सामने रख देता है और कहता है कि अगर मैं तुमसे हार जाऊंगा तो मैं टीनो की मदद करने के लिए चला जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी कमजोर पर्सन की बात नहीं सुनता हूँ। जो सुनकर क्राई अब उसे कहते हैं ठीक है, पर तुम मुझसे नहीं लड़ोगे बल्कि तुम पार्टी के लीडर टीनो से लड़ोगे। तो अब टीनो भी मान जाती है और अब वो गिलबर्ट से कहती है कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, क्योंकि तुमने मास्टर को काफी कुछ बुरा बोला है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगले सीन में अब हम देखते हैं कि टीनो तैयार हो जाती है लड़ने के लिए और अब वो क्राई को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही होती है। इस चीज को तो क्राई इग्नोर कर रहा होता है।
वहीं गिलबर्ट अब कहने लगता है कि उस रिंग वाले इंसिडेंट के दौरान मैं केयरलेस था, पर टीनो आज मैं तुमसे नहीं हारूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो क्राई से कहता है कि टीनो को हराने के बाद मैं तुमसे लड़ूंगा। जो सुनकर क्राई भी अब थोड़ा सा डर जाता है और अब वो मन में कहता है कि मैं इससे क्यों लड़ूंगा, मैं इससे लड़ना नहीं चाहता हूँ। जिसके बाद अब क्राई गिलबर्ट को बताता है कि वैसे टीनो लेवल 4 पर है। जो सुनकर गिलबर्ट थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी टीनो अब गिलबर्ट से कहती है कि मास्टर के कंपेयर में मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं तुमसे नहीं हारूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो अपने सभी वेपन को नीचे उतार देती है और कहती है कि मैं होल्ड बैक करूंगी, जिससे कि मैं तुम्हें गलती से मार ना दूं। ये देखकर रूडा कहती है कि क्या टीनो सही रहेगी। वहीं ग्रेग कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि वो टिक पाएगी, क्योंकि वो एक थीफ है। जो सुनकर क्राई भी कहते हैं हाँ ग्रेग बिल्कुल सही कह रहे हैं, भले वो सेम लेवल पर है, टीनो सोलो रहती है, यानी कि वो गिलबर्ट से काफी बेहतर है और उसके पास काफी एक्सपीरियंस भी है। पर टीनो के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम गिलबर्ट का रेलिक रहने वाला है, जो कि ये स्वॉर्ड है। अगर गिलबर्ट इसे अच्छे तरीके से यूज करेगा तो वो टीनो को हरा सकता है। तभी हम देखते हैं कि गिलबर्ट अपनी तलवार को नीचे रख देता है और अब वो टीनो से कहता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मुझे भी किसी अनआर्म्ड लड़की से लड़ने के लिए कोई वेपन की जरूरत नहीं है। ये सुनकर क्राई अब मन में कहता है गिलबर्ट तो गया, उसने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। वहीं टीनो अब कहती है कि जब मैं जीत जाऊंगी तो मैं अपने मास्टर के साथ आइसक्रीम खाने जाऊंगी। जो सुनकर क्राई उसे कहता है कि लेकिन मैंने तो इस बात का प्रॉमिस ही नहीं करा। जिस पर वो कहती है कि लेकिन मैं आइसक्रीम खाना चाहती हूँ। तो क्राई भी अब मान जाता है और कहता है ठीक है। जो सुनकर टीनो काफी खुश जाती है और अब वो काफी जोशीली हो जाती है और वो सीधा गिलबर्ट के ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है। गिलबर्ट जैसे तैसे करके उसके अटैक से बचता है, पर टीनो अब घूमकर उसे काफी जोर से लात मार देती है, जिससे कि अब वो काफी जोर से दीवार पर जाकर भिड़ जाता है। ये देखकर टीनो काफी खुश हो जाती है और अब उसे लगने लगता है कि वो जीत गई। पर तभी हम देखते हैं कि गिलबर्ट वापस से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर मुक्का मारने के लिए आता है, पर टीनो अब उसके अटैक से बचकर उसे पकड़ लेती है और अब उसे पूरी तरह से लॉक कर देती है और कहती है कि मैं काफी होल्ड बैक कर रही हूँ। अगर तुम नहीं मरना चाहते हो तो मेरे मास्टर से कभी भी रूड तरीके से बात मत करना, तुम उन्हें हर दिन पूजोगे एक भगवान की तरह, समझे मेरी बात को। जो सुनकर गिलबर्ट गुस्से में आ जाता है और अब वो उसे उठा देता है और कहता है मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगा। तभी टीनो उसे काफी जोर से पीछे से थप्पड़ मार देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और अब वो हार जाता है। जो देखकर टीनो अब क्राई से कहती है आपने मुझे इतना ग्रो करने में मदद करी। जो सुनकर क्राई कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वहीं ग्रेग और रूडा कहने लगते हैं कि वेपन के बिना भी स्टेप्स इतने ज्यादा ताकतवर हैं। वहीं गिलबर्ट को अब दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। तभी वो अपने पास्ट को याद करता है जहाँ पर वो बचपन में भी काफी ताकत हुआ करता था। वो कह रहा होता है कि मेरा जन्म एक हंटर बनने के लिए हुआ है, मैंने बचपन से ही तलवार उठा ली थी और मैंने अडल्ट्स को भी पीछे छोड़ दिया था। मैं बड़ा हुआ और फिर मैं कैपिटल में आया, जिसके बाद मैंने एक पार्टी बनाई और बाकी सभी लोगों के साथ मैंने काफी सारे ट्रेजर वॉल्ट्स को खोला। मुझे अपने आप पर काफी गर्व था क्योंकि मैं इतना जल्दी काफी दूर तक पहुंच गया था, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता था क्योंकि मैं ही ताकतवर था। तभी उसे होश आता है और अब टीनो से कहती है कि अगर तुम अब भी लड़ना चाहते हो तो तुम इस बार अपनी तलवार यूज कर सकते हो। जिस पर वो कहते हैं नहीं। ये सुनकर टीनो से कहते हैं कि तुम कितनी घमंडी हो, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम एक बार मर जाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे बोलकर टीनो वहां से चली जाती है। वहीं पर गिलबर्ट भी अब सोचता है कि हाँ टीनो सही कह रही है, अगर वो असली फाइट करती तो मैं अब तक कब का मारा भी जाता। मुझे काफी बुरा फील हो रहा है क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मैं कितना कमजोर हूँ। तभी क्राइब उसे कहता है कि तुमने अपनी पार्टी को इसलिए छोड़ा है ना क्योंकि तुम्हारी और बाकी सभी लोगों की पावर्स के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस था। जिस पर गिलबर्ट कहता है हाँ तुम्हें कैसे पता। जिस पर क्राई कहता है कि ये सेम चीज मेरी पार्टी में भी हुई है, पर हमारे केस में कोई भी अबेंडन नहीं हुआ। क्राई मन में कहता है कि उन लोगों ने मुझे अबेंडन ही नहीं किया। वही अब गिलबर्ट हैरान होकर कहता है कि जो ग्रीविंग सोल्स है वो कैपिटल के अंदर एलिट्स का एक ग्रुप है, तो इसका मतलब क्राई इतने समय से लोगों को इस तरीके से मर्सी दिखाता आ रहा है। ये सही में 1000 ट्रिक है, किसी को भी इसके असली नेचर के बारे में नहीं पता है। ये तो बिल्कुल एक फैंटम की तरह है। तभी क्राई अब उसके तलवार पर एक लात मार देता है, जिससे कि वो तलवार अब एक्टिवेट हो जाती है और अब क्राई उस तलवार की आग को कंट्रोल करने लगता है और कहता है कि तलवार तो काफी कमाल की है, तुम्हें इसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। वहीं पर गिलबर्ट अब काफी हैरान हो जाता है ये देखकर कि क्राई ने इतना इजीली से उस स्वॉर्ड को हैंडल कर लिया। वो कहता है कि ऐसी फ्लेम्स को तो मैं भी मैनेज नहीं कर सकता हूँ, पर इसने कैसे कर लिया, इसने तो तलवार को पकड़ा भी नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये तो एक मॉन्स्टर है। और इसी में क्राई हम लोग को बता रहा होता है कि इस दुनिया का जो कोर सब्सटेंस है उसे माना मटेरियल कहा जाता है। माना मटेरियल हर जगह है पर उसे नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। और जो ट्रेजर वॉल्ट्स हैं वो एक फिनोमिना है जहाँ पर ले लाइंस और बाकी के फोर्सेस जो कि माना मटेरियल को कंडेंस करते हैं, वो चीज दुनिया के कोर से मेमोरीज को भी एक्सट्रैक्ट करती है। भले ही वो रूल्स जो कि इसे गवर्न करते हैं उन्हें अलग अलग लैंड्स में स्टडीज किया जाता है, पर फिर भी अभी तक उसे अच्छे से नहीं समझा जा सका है कि माना मटेरियल है क्या। जो व्हाइट वुल्फ डैन है वो भी ट्रेजर वॉल्ट्स में से एक है। उस जगह पर वुल्फ मॉन्स्टर्स रहा करते थे जिन्हें सिल्वर मून्स कहते थे, पर वो सभी वुल्फ को मार दिया गया क्योंकि लोगों को उनके फर चाहिए थे। और फिर उसी के बाद वहाँ पर एक ट्रेजर वॉल्ट अपीयर हुआ और साथ में एक खून पीने वाला वुल्फ फैंटम भी। इन सारी बातों को क्राई पढ़कर कह रहा होता है कि हिस्ट्री तो काफी स्केरी है, वो लोग सेफ तो रहेंगे ना। तो एवाब उसे कहती है कि तुम्ही ने तो उन लोगों को वहाँ भेजा है। तो क्राई कहता है कि वॉल्ट का सिर्फ लेवल 3 है और वैसे भी वो लोग 4 हैं, वो लोग ठीक रहेंगे और वैसे भी टीनो एक लेवल ज्यादा है। पर गिलबर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया। वो ये जानकर काफी ज्यादा शौक हो गया था जब मैंने वो रीजन गैस कर लिया जिसकी वजह से उसने पार्टी को लेफ्ट किया था। तो एवा कहती है कोई बात नहीं, वैसे मैंने सुना कि तुमने ट्रेनिंग हॉल से रेलिक के साथ काफी तमाशा
कर दिया। तो क्राई कहते हैं कि चिंता की बात नहीं है, उसे मैं इमीडिएटली कंट्रोल कर सकता था। गिलबर्ट भी उसे थोड़ा बहुत यूज कर पाता अगर उसे कुछ पता होता तो। क्राई अब अपने रेलिक्स को साफ करता है और कहता है कि रेलिक्स काफी कमाल के होते हैं, वो अलग अलग शेप्स में होते हैं, उनका काम भी अलग अलग होता है, जिस वजह से उन्हें कलेक्ट करने में मजा आता है। गिलबर्ट के पास जो रेलिक है वो भी काफी कमाल का है, काश वो अपने रेलिक को मुझे बेच दे। जो सुनकर एवाब उसे कहते हैं कि तुम फिर से पैसे वेस्ट करने की सोच रहे हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी काफी सारे रेलिक हैं। तो क्राई कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, पर फिर भी हर रेलिक का अलग अलग काम होता है, इसलिए मुझे उन्हें कलेक्ट करने में मजा आता है। और जो रिंग्स है वो काफी कमाल की होती है, जैसे की शूटिंग रिंग, सेफ्टी रिंग प्रोटेक्शन के लिए, और आउल आई भी जो की अंधेरे में देखने में मदद करती है। तो एवाब उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो, पर मैंने सुना है कि तुमने सिटी से काफी सारा लोन ले रखा है। वहीं क्राई अब कहने लगता है कि ग्रीवर्स जो भी प्रॉफिट कमाती है वो सारे मेंबर्स में इक्वली बढ़ता है, भले अगर किसी मेंबर ने काम ना करा हो तो भी। तो भले ही मैं काम नहीं करता हूँ फिर भी मुझे काफी पैसा मिलता है। तभी क्राई अब कहते हैं ओ मुझे याद आया, मुझे तो अपने रैली को चार्ज करना था। अगली सीन में वो अब एक लड़की के पास आता है अपने रैली को चार्ज करवाने के लिए, और अब वो कहता है माफ करना अचानक से आने के लिए, जिस पर वो कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं हंट पर जाने वाली थी तो तुम टाइम पर आ गए। वहीं वो बंदा अब क्राई से कहता है कि तुम हमारी काफी मदद करते हो, तो हम भी कर रहे हैं। जो सुनकर क्राई मन में कहता है कि इन लोगों की असलियत में मदद एवा और क्राई करते हैं। तभी वो बंदा क्राई से कहता है कि क्या तुमने सुना है कि नॉर्थ के रोड पर एक खतरनाक फैंटम अपीयर हुआ है, उसने एक पूरी गार्डेड कैरावैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। उस जगह पर 3 लेवल के 3 गार्ड्स थे, पर फिर भी वो लोग मारे गए। इसका मतलब फैंटम काफी ताकतवर है। जो नाइट्स ऑफ थर्ड ऑर्डर है वो अभी लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं एक्सटरमिनेशन पार्टी बनाने के लिए, जिससे कि उस फैंटम को हरा सके। लोग कहते हैं कि वो फैंटम के पास एक वुल्फ का फॉर्म है और वो जगह व्हाइट वुल्फ डैन के काफी क्लोज है, शायद से वो मोस्टर वहीं से आया है। जो सुनकर क्राई अब थोड़ा सा घबरा जाता है। वहीं वो लड़की अब कहने लगती है कि शायद से फैंटम्स की मास स्पॉनिंग हो रही है, इस समय पर वो जो ट्रेजर वॉल्ट है वहाँ पर काफी सारे वुल्फ्स होंगे। इसके बाद अब वो क्राई की रैली को चार्ज करके उसे दे देती है। वहीं क्राई अब सोच रहा होता है कि कहीं वो फैंटम व्हाइट वुल्फ डैन के अंदर तो नहीं है, मुझे तो उनकी चिंता हो रही है। पर फिर भी टीनो काफी ताकतवर है और ग्रेग के पास भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, गिलबर्ट भी साथ में है, तो शायद से वो लोग ठीक रहेंगे। तभी वो बंदा कहते हैं कि अगर व्हाइट वुल्फ डैन की बात करें तो मैंने सुना है कि वहाँ के फैंटम्स ताकतवर हो रहे हैं, शायद से वो अपने लेवल भी चेंज करते हैं। जो सुनकर क्राई अब थोड़ा सा और डर जाता है। वो लड़की अब कहती है कि चाहे कुछ भी हो वो एरिया इस समय पर काफी खतरनाक है। एक रुडोल्फ की पार्टी वहाँ पर गई थी जो कि मिसिंग हो गई थी। पार्टी के अंदर फेमस लेवल 5 का लेंसर था। ये सुनकर क्राई फिर डर जाता है और कहता है क्या लेवल 5 का, जिसके बाद अब वो उसी जॉब को पढ़ता है और अब उसे पता चलता है कि जॉब में जिन लोगों को ढूंढना है वो रुडोल्फ का ही ग्रुप है और बाकी के जो लोग मिसिंग है वो भी लेवल 5 के हंटर्स हैं। जो देखकर क्राई कहता है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। क्राई थोड़ा परेशान दिख रहा होता है तो बंदा उसे कहता है क्या हुआ, जिस पर क्राई कहते हैं कुछ नहीं, मैंने बस टीनो को व्हाइट वुल्फ डैन में भेजा है। जो सुनकर वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुमने टीनो को जो कि लेवल 4 की है एक ऐसे ट्रेजर वॉल्ट में भेजा है जहाँ पर लेवल 5 की पार्टी मिसिंग हो गई थी, आप तो काफी ज्यादा खतरनाक हो। तो क्राई कहते हैं हाँ मैंने उसे इसलिए भेजा है जिससे कि उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने उसके साथ 3 हंटर्स को और भेजा है। जो सुनकर वो फिर से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मिशन ऑलरेडी काफी डिफिकल्ट है और आपने 3 लोगों को भेजा है, इसका मतलब जो आप ट्रायल लेते हो वो असली है। क्राई थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया। ऐसा बोलने के बाद वो चला जाता है। वो अब अकेले में खड़ा होकर थोड़ा सा घबरा रहा होता है और कहता है कि वो लोग ठीक तो रहेंगे ना, गिलबर्ट तो थोड़ा सा ताकतवर है ही, उसके पास तो उसकी तलवार भी है। तभी क्राई को याद आता है कि उसकी तलवार को तो क्राई ने वेस्ट कर दिया था, यानी कि गिलबर्ट को अपनी तलवार को चार्ज करने की जरूरत है और उसने चार्ज ही नहीं किया होगा। वो याद करके क्राई अब थोड़ा सा और डर जाता है। अगले सीन में अब उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जो कि ग्रेग कहता है कि इतना दूर आने के बाद भी हम लोग को ट्रेजर वॉल्ट क्यों नहीं मिला है। तभी टीनो उनसे कहती है कि इसलिए मैंने तुमसे वो लेटर लिखवाया कि अगर तुम मर जाओगे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीनो ने उनसे कहा था कि यह टास्क काफी मुश्किल रहने वाला है, पर फिर भी तैयार है ना। वहीं रूडा कहने लगती है कि इसका मतलब क्राई को शुरुआत से पता था कि व्हाइट वुल्फ डैन में कुछ चल रहा है, इसलिए उसने हमें यहाँ भेजा है। तो टीनो कहती है हाँ ये पार्टी ऐसे ही रैंडमली नहीं बनाई गई है, ये सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग है। तो ग्रेग कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता ऐसा है क्योंकि हम सभी लोग कल ही मिले हैं। वहीं गिलबर्ट अब कहते हैं हाँ मैं बस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं फ्री था। तभी उसे याद आता है कि क्राई को तो ऑलरेडी पता था कि किस वजह से उसने अपनी पार्टी को छोड़ा था। तो टीना उसे कहने लगती है कि क्राई को ऑलरेडी कैपिटल में जितने भी हंटर्स है और ट्रेजर वॉल्ट है उनकी काफी सारी जानकारी है, उनके लिए तुम्हारे एक्शंस और थॉट्स को जानना काफी इजी है। तो रूडा कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, जिस पर ग्रेग कहते हैं नहीं क्राई 1000 ट्रिक है। वो पब वाला जो इंसिडेंट था शायद से उसने वो भी कैलकुलेट किया था, सारी चीजें उसने पहले से ही प्लान करी है, हमारा यहाँ पर आना भी। जो सुनकर अब टीनो कहती है कि चिंता मत करो, मास्टर को हमारे सारी कंडीशंस के बारे में पता है, सब कुछ उनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही है, वो बिना किसी मकसद के हमें इस इम्पॉसिबल मिशन में नहीं भेजेंगे। अगले सीन में हमें क्राई को ही दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान होता है और वह कह रहा होता है कि मैंने बिना किसी प्लान के उन लोगों को वहाँ भेज दिया। मैं होप करता हूँ कि अगर चीजें मुश्किल हो जाए तो वो लोग वापिस आ जाएं, पर मुझे पता है कि टीनो इतना जल्दी गिव अप नहीं करेगी, भले अगर मैं बैकअप को बुलाना चाहूँ तो भी काफी टाइम लगेगा और कोई जाएगा भी नहीं, इसका मतलब मुझे ही जाना पड़ेगा। अगर मैंने जल्दी करी तो उनके ट्रेजर वॉल्ट के पहुंचने से पहले ही मैं उन्हें रोक सकता हूँ। मैं उन्हें ये कहूंगा कि कोई गलती हो गई है जिससे कि वो लोग रुक जाएं और बाद में मैं आर्क या फिर किसी और से कह दूंगा उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। जिसके बाद क्राई अब
एक सीक्रेट कमरे को खोल देता है। दूसरी तरफ हम लोग को टीनो और बाकी सभी लोग को ही दिखाया जाता है जो कि अब आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से उन लोगों के सामने एक काफी पावरफुल फैंटम आ जाता है। वो उसे देखकर काफी डर जाते हैं क्योंकि उस फैंटम के पास एक स्वॉर्ड और एक आर्मर है, यानी कि वो कोई नॉर्मल वुल्फ मॉन्स्टर नहीं है। टीनो अब कहने लगती है, मास्टर आप हमेशा मेरी एक्सपेक्टेशन को पार कर देते हो। हम अब देखते हैं कि वो फैंटम अब उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम लोग क्राई को देखते हैं जो कि उस कमरे में आकर अपने लिए कोई काम के रेलिक्स को ढूंढ रहा होता है, पर उसे कुछ मिल ही नहीं रहा होता है। तभी अचानक से उसे एक लॉकर मिल जाता है। उससे उसके दिमाग में कुछ आइडिया आ जाता है और अब वो उसके अंदर की रेलिक को लेकर बाहर आ जाता है। उसके हाथ में काफी सारे रेलिक्स होते हैं। तभी एवा वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम इतने सारे रेलिक्स का क्या करोगे। तो क्राई कहता है कि मैं बस वॉक पर जा रहा हूँ, जिस पर एवा कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ऑलरेडी सारी चीजों को कैलकुलेट कर रखा था, पर फिर भी तुम्हें उनकी चिंता हो रही है ना। तभी वो उसके पास एक लॉकेट को देखती है और कहती है कि ये तो सीट्री स्लाइम है, ये क्या कर रहा है तुम्हारे पास। तो क्राई अब जल्दी से उसे छुपा लेता है और कहता है कि मैं ऐसी थोड़ी किसी चीज को यूज करूंगा जो कि इंपीरियल लॉस को वायलेट करते हो। क्राई अब कहने लगता है कि जितने भी रेलिक्स मैं यूज कर सकता हूँ ऑफेंस के लिए वो माना से यूज किए जाते हैं, तो मैं इस रेलिक को अपने साथ लेकर जाऊंगा जिससे कि ये मेरे काम आ सके। वो अब जा रहा होता है। तभी एवा उसे कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम अपने साथ किसी और को नहीं लेकर जाओगे। तो क्राई कहते नहीं, अगर मैं किसी को ले भी जाऊंगा तो ये रेलिक सिर्फ एक ही पर्सन पे काम करता है। ऐसा बोलने के बाद वो एक उड़ने वाले रेलिक को एक्टिवेट करके उड़ जाता है। उस रेलिक को देखकर एवा कहने लगते है कि शायद से तो वही रेलिक है जो कि ह्यूमन मिसाइल इंसिडेंट से आया है, जो कि काफी डेंजरस है और इसकी सेफ्टी बिल्कुल जीरो है। इसके अंदर तो कोई ब्रेक भी नहीं है और इसका कोई स्टीयरिंग व्हील भी नहीं है। ये रेलिक पूरी तरह से डिफेक्टिव है, इसे नाइट हाइकर कहते हैं। मैं होप करती हूँ कि क्राई ठीक रहे। वही हम क्राई को देखते हैं जो कि काफी तेज से उड़कर जा रहा होता है। वो अपनी खुद की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो काफी डर रहा है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।